नाज़रीन, पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट इस साल दूसरी मरतबा इंडियन मीडिया की खबरों की जीनत बना रहा है। जुलाई में इंडियन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स छपना शुरू हुई कि पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर जेट है, पाकिस्तान ने इसके अंदर अपना राद न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब किया हुआ है। राद पाकिस्तान का एक ख़ास किस्म का न्यूक्लियर मिसाइल है जो कि फाइटर जेट से भी फायर किया जा सकता है। तो इंडियन मीडिया ने ये पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान डे परेड के अंदर पाकिस्तान ने पहली मरतबा ये रिवील किया है कि उसका ये जो मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, ये JF-17 थंडर से भी फायर किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान आर्मिंग JF-17 जेट्स विद राद न्यूक मिसाइल्स। A recent image captured during rehearsal for the 2023 Pakistan Day Parade had shed light on the potential nuclear capabilities of Pakistan's JF-17 Thunder Block II aircraft. The photograph depicts a JF-17 carrying what appears to be a Rad air-launched cruise missile, मार्किंग द फर्स्ट पब्लिक ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस कन्फिगरेशन। तो ये पहली मरतबा इंडियन मीडिया में तब जुलाई के अंदर रिपोर्ट हुआ JF-17 थंडर के बारे में, लेकिन अब इन दिनों एक मरतबा फिर से JF-17 थंडर जो है वो खबरों के अंदर है। और वो खबरों के अंदर इस वजह से है क्योंकि बांग्लादेश के एक सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा साहब, उन्होंने इस फाइटर जेट के हवाले से कुछ बातचीत की है जिसपे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग गई है। और इंडिया के अंदर जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर एक कंसर्न पाया जाता है कि ये किस किस्म की बात उन्होंने की है। प्रोफेसर शाहिदुज़्ज़मा ने कहा है कि JF-17 पाकिस्तान से बांग्लादेश को लेने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने JF-17 की कंपैरिजन F-35 से भी की हुई है। अब इस मुतालिक कल के एपिसोड में हमने बात की थी, लेकिन आज जरा आपको रिएक्शन दिखाते हैं कि इंडिया के डिफेंस सर्कल्स के अंदर किस तरह का रिएक्शन इस तज्जिए के ऊपर दिया जा रहा है। एक बड़ा इंडिया का डिफेंस न्यूज आउटलेट है defense.in। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी एकेडमिक कॉल्स फॉर 3 स्क्वाड्रंस ऑफ JF-17 एंड सपोर्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया। अच्छा, 3 स्क्वाड्रंस का मतलब क्या है? 3 स्क्वाड्रंस का मतलब है कम से कम 36 जहाज। एक स्क्वाड्रन के अंदर एक ही टाइप के कम से कम 12 यूनिट्स होते हैं। तो 36 फाइटर जेट्स आप समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें 36 फाइटर जेट्स कम से कम लेने चाहिए JF-17 के। इसमें कहते हैं इंडियन एक्सपर्ट्स कि इन दी वीडियो डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा मेक्स द बोल्ड क्लेम दैट द JF-17 थंडर, अ जॉइंट चाइनीज पाकिस्तान प्रोडक्शन, ऑफर्स कैपेबिलिटीज कंपेरेबल टू द अमेरिकन F-35 Lightning II despite the significantly lower cost. This assertion has been met with skepticism by defense analysts who point out that the F-35, a 5th generation fighter jet, possesses stealth technology, advanced sensors and a cutting-edge cockpit that far exceed the capabilities of the JF-17, a 4th generation aircraft। यानी वो कह रहे हैं कि F-35 5th जनरेशन है और ये जो पाकिस्तान का JF-17 है ये 4th जनरेशन है, तो दोनों में मुकाबला नहीं है, इंडिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और आगे फिर वो कहते हैं कि फर्दर फ्यूलिंग द कंट्रोवर्सी, डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा कॉल्ड फॉर बांग्लादेश टू एक्टिवली सपोर्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग असम, मणिपुर एंड मिजोरम। He suggested that Bangladesh should add separatist movements in these regions which have long-standing demands for autonomy or independence from India। अच्छा, आगे पर वो कहते हैं कि ये जो उनकी स्टेटमेंट है ना, ये असल में जाहिर कर रही है कि बांग्लादेश की जो नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रही है बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स के अंदर भी, वो चेंज हो रही है। नॉन कन्फ्रंटेशनल से वो कन्फ्रंटेशनल अप्रोच के अंदर आ रहे हैं। कहते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट अ डिपार्चर फ्रॉम बांग्लादेश ट्रेडिशनली नॉन कन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू रीजनल पॉलिटिक्स एंड हैव इंट्रोड्यूस्ड टेंशन into the Indo-Bangladesh relationship. While the two countries have generally maintained cooperation, there have been occasional disagreements, particularly over issues like border security and water sharing. अब यहाँ पर देखें 2-3 चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी थी जो कि इन्होंने नहीं की हुई, और वो चीज़ें ये हैं कि ये जो कन्फ्रंटेशनल अप्रोच आपको नज़र आ रही है कि बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स पहले नॉन कन्फ्रंटेशनल होते थे, अब कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नज़र आ रही है। तो वो क्यों नज़र आ रही है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसको मेंशन करना मैं समझता हूँ ज़रूरी था, इन्होंने मेंशन नहीं किया। और वो बड़ी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो कन्फ्रंटेशनल है। असल में नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं बांग्लादेश के हवाले से वो कन्फ्रंटेशनल है। उन्होंने मजबूर किया है एक्सपर्ट्स को रीथिंक करने के लिए।
बांग्लादेश के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं रीथिंक कर रहे हैं, पहले से उनकी जो अप्रोच चेंज हुई है। ये शायद जमा साहब नहीं, बाकी और भी ऐसे हैं जिनकी अप्रोच में हमें विजिबल शिफ्ट नजर आ रही है। और ये शिफ्ट इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी और इंडिया के बाकी के पावरफुल जो प्लेयर्स हैं उनकी पॉलिसीज रिसेंटली हमने देखा है कन्फ्रंटेशनल ही रही हैं। आप देखें, गैर महसूस तरीके से अगर आप बांग्लादेश के जमीनी रास्तों पे कब्जा कर रहे हो, उनके पोर्ट्स पे कब्जा कर रहे हो, उनके रेलवे के नेटवर्क्स पे कब्जा कर रहे हो, पानी तो पहले से ही आपने कब्जा कर लिया हुआ था, पहले से ही उठा लिया आपने, डैम शैम बना के और दरियाओं का पानी कंट्रोल कर लिया आपने सारा। अब आप उनके रेलवे का निजाम कंट्रोल करने लगे थे, हुआ था ना, शेख हसीना के दौर में एग्रीमेंट हो गया था, एमओयू साइन करके आ गई थी। पोर्ट्स आपने उनके कंट्रोल कर ले लिए पोर्ट्स उनके। तो मुझे बताइए पीछे से रह क्या जाता है? एक मुल्क के रिसोर्सेज उनकी आंखों के सामने से लुट रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं लेंगे तो क्या फूलों के हार डालेंगे? तो लिहाजा अप्रोच चेंज होना, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और ये हुआ है। फिर अगर इंडिया की तरफ से ये चीजें ना की जाती और सॉवरेनिटी का लिहाज रखा जाता, देखिए इस हद तक वहां पर इंटरफेरेंस के इलेक्शन वो कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया। हालिया इलेक्शन जो था वो इंडिया के आशीर्वाद से हुआ है, सारी दुनिया जानती है। तो हालात तब्दील हुए हैं, हालात के तब्दील होने से बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स की अप्रोच तब्दील हुई है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना चाहिए था। और उसके अलावा वो फैक्टर भी है, पॉलिटिकल फैक्टर, ये जो आरएसएस की जो हिंदुत्ववादी वहाँ पर नज़रिया है वो पावर में आ रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी हम देख रहे हैं एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, और इसी तरह से मणिपुर के अंदर एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है, हिंदुत्व का एक्सट्रीमिज़म। ये जो मणिपुर में सिविल वॉर चल रही है हिंदुत्व के नज़रिए की वजह से हुई है, हिंदुत्व की पॉलिसीज़ की वजह से हुई है। इसी तरह से आसाम के अंदर हिंदुत्व आया हुआ है, वहाँ के लाखों मुसलमानों को सिटीजनशिप उनकी ख़त्म कर दी गई है, हिंदुत्व की पॉलिसीज़ की वजह से हो रहा है। और बांग्लादेश के साथ भी जो इंडिया की पॉलिसीज़ है उसमें विजिबल तौर पर हमें हिंदुत्ववादी असर और रसूख नजर आता है। अच्छा, इसके अलावा इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग, ये भी एक बड़ा और पुराना इंडिया का थिंक टैंक समझ लें आप, इदारा है जो कि इंडिया के डिफेंस के मैटर्स पे बात करता है। इन्होंने भी शाहिद जमा साहब की इस स्टेटमेंट पे बात की है और कहा है कि बांग्लादेशी प्रोफेसर एडवोकेट्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ JF-17 जेट्स एंड सपोर्ट फॉर इंसर्जेंट्स इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। इसमें भी वो कहते हैं कि while Bangladesh has historically maintained a non-confrontational stance in regional politics, these recent statements by Dr. Shahiduzzaman reflect a growing tension in his rhetoric, particularly in relation to India's military and regional strategy. Bangladesh has been an important neighbor to India, and despite occasional tensions, particularly over issues such as border security and water sharing, the two countries have largely enjoyed a cooperative relationship. तो यहाँ पर इनको भी वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी कि पब्लिक की विल के खिलाफ पहले रिजीम्स इम्पोज की जाती है एक कौम के ऊपर, और फिर उनके रिसोर्सेज को आहिस्ता आहिस्ता करके हथियाया जाता है। पोर्ट्स हथियाए जाते हैं, उनके रेलवे का निज़ाम हथियाया जाता है, उनके रिवर्स हथियाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें ट्रिगर करती हैं ऑब्वियसली उस तब्दीली को जो कि सोसाइटी के अंदर आती है, और वो फिर रिफ्लेक्ट भी होती है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, बांग्लादेशी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी अपने पब्लिक को देख रहे होते हैं, पब्लिक क्या सोचती है उस हिसाब से उनका भी नैरेटिव बन रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें असल में इंडियन पॉलिसीज से जुड़ी हुई हैं। ये शाहिदुज़्ज़मा साहब या बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है ये इंडिया की हरकतों की वजह से इस तरह का बना हुआ है। पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं कहते थे ये, लेकिन जब रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर भी रीथिंकिंग हो रही है। वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं ढाका के, वो भी दोबारा से सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मतलब जिस तरह से कब्जे की कोशिश की जा रही थी बांग्लादेश के रिसोर्सेज के ऊपर, तो उसके बाद मेरे ख्याल से इस तरह का रिएक्शन आना वहाँ के इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी की जानिब से, इट इज़ वेरी नेचुरल आई थिंक।